हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सिम्प्लोजी। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सभी एचटेट 2023 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में दिए गए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स को लिस्ट 2 में दिए गए क्राइसिस जो उनके कार्यकाल के दौरान हुए उनसे मैच करना है। सबसे पहले अगर बात करें यू थांट की, इन्होंने सर्व किया 1961 से लेकर 1971 तक, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962 के अंदर, and he played a key mediating role between US and USSR. जेवियर परेज डे कलर ने सर्व किया 1982 से लेके और 1991 तक, और जो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान है वो स्टार्ट हुई थी 1979 में, लेकिन जो उसका विड्रॉल है वो हुआ 1989 के अंदर, जो इनके कार्यकाल के अंदर आता है। और इन्होंने ईरान इराक वॉर को बंद कराने के लिए नेगोशिएशंस में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया था। कोफी अन्नान ने सर्व किया 1997 से लेके 2006 तक, और यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक हुई थी 2003 के अंदर, तो ये इनसे मैच होगा। डैग हैमरसकजोल ने सर्व किया 1953 से लेके 61 तक, और स्वेज कैनाल का डिस्प्यूट हुआ था 1956 में, तो ये मैच होगा इनके साथ। और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स एस्टैब्लिश करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिसी ऑफ गेनिंग बेनिफिट्स बाय वर्किंग विद इन द हेजमोनिक सिस्टम रादर देन एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट अपोज द हेजमोनिक पावर इज कॉल्ड। तो बैंडवैगन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जहां स्टेट्स जो हैं वो डोमिनेंट पावर के साथ अलाइन होकर काम करते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट, ताकि उनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकें। ग्रैंड स्ट्रेटेजी एक ब्रॉड प्लान है जो नेशनल पावर के सारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है, फिर चाहे वो मिलिट्री, इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक हो। सेलेक्टिव एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी सिर्फ उन इश्यूज में इन्वॉल्व रहता है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हेजेमनिक स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एक थ्योरी है जिसमें एक सिंगल डोमिनेंट पावर ग्लोबल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, लेकिन ये छोटी स्टेट्स की अडोप्टेड पॉलिसी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो चलिए एक एक करके इन कमेटीज़ को देखते हैं। जीवन रेड्डी कमेटी 2004 के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के प्रोविजंस को रिव्यू करने के लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर में लागू है। इसका फोकस नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स पर था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर नहीं। लेकिन कुछ सोर्सेज इसे उन कमेटीज़ की लिस्ट में मेंशन करते हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी मैंडेट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर था। नेक्स्ट कमेटी है जयप्रकाश नारायण कमेटी। ये कमेटी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ने अपॉइंट की थी, और ये इंडिया के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोजल की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसकी की रिकमेंडेशंस में वोटिंग को 21 से 18 करना, इलेक्शंस के स्टेट फंडिंग और इलेक्शन मशीनरी में चेंजेस शामिल थे, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। वोरा कमेटी ने इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच के नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया था, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक मेजर एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन। इस कमेटी की रिपोर्ट अक्सर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की जाती है, इसलिए ये इनडायरेक्टली लेकिन काफ़ी एसोसिएटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से। सत्यनारायण राव कमेटी, ये कमेटी राजस्थान स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई थी, खासकर कैपिटल जयपुर का लोकेशन और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जोधपुर के लिए रिकमेंडेशंस देने के लिए। इसका फोकस था स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव और जोग्राफिकल रीऑर्गेनाइजेशन पर, ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, सत्यनारायण राव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एज अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। First statement, the doctrine says where the question arises of determining whether a particular law relates to particular subject mentioned in one list or another, the court looks to the substance of the matter. ये एकदम करेक्ट है। इस सिद्धांत का कोर ही यही है कि जब भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का कॉन्फ्लिक्ट हो तो फोकस सब्सटेंस पे करना है, फॉर्म पे नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट डिराइव्स इट्स जेनेसिस फ्रॉम द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स इंक्लूडिंग द प्रीवी काउंसिल इन डीलिंग विद कंट्रोवर्सी अराइजिंग इन अदर फेडरेशंस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि इस डॉक्ट्राइन को बनाते टाइम कनाडा और बाकी के फेडरेशंस का इन्फ्लुएंस रहा है इस पे। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इन इंडिया द डॉक्ट्रिन केम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 1970s, ये गलत है, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन इससे काफ़ी पहले अप्लाई हो चुकी थी, खासकर केसेस जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस गौरी शंकर इन 1954। तो ये बात कर रही है 1970 में एस्टैब्लिश हुई, तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। While applying the doctrine, regard is to be
held on the enactment as a whole to its main objects and effect of its provisions. ये भी करेक्ट है, जब डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है तो पूरे enactment को देखा जाता है, ना कि incidental provisions को. Next question is identify the incorrect pairs regarding various treaties and signing years. तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन हुई थी 1972 के अंदर, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन हुई थी 1993 के अंदर, ओपन स्काईज ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1992 के अंदर और इनेक्ट हुई थी 2002 के अंदर. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. और आउटर स्पेस ट्रीटी को भी साइन किया गया था 1967 के अंदर. तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन 3, ओपन स्काईज ट्रीटी. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग. दिस इज सिंप्लोजी.